चलिए भाई, आवाज आ रही है? सब क्लियर है ना? चलो, चलिए भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। दिस साइड रोहित कुमार, योर मैकेनिकल फैकल्टी, योर ब्रदर। जो आप मानना चाहो वो मान सकते हो सर। एंड मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी जो तैयारी चल रही है वो काफी अच्छी चल रही होगी। जितनी हमसे मदद हो जा रही है, जितने हम लोग आपको पढ़ा पा रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, आप उस एजुकेशन से सेटिस्फाई होंगे। बिकॉज जितना करा रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया करा रहे हैं यार। आप ये समझिए कि इस तरीके का बैच कहीं नहीं मिलता। संपूर्ण बैच है, 90 डेज का बैच है, जिसमें आपकी एसएससी जेई की कंप्लीट प्रिपरेशन, साथ में अदर एग्जाम। देखिए, एक लोगो होता है। देखिए, अगर आपसे कभी पूछ रहे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चा कहता है सर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, एसएससी जेई की। रीजन क्या होता है कि उस कंप्लीट एग्जाम में वो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है जो अदर्स एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप एसएससी जेई है तो कोई बच्चा यूपीआरयूएल का एग्जाम देने जाएगा, करेक्ट है। उसके साथ साथ वो कहीं डीडीए का एग्जाम भी देगा, आपके काफी ज्यादा एग्जाम देंगे, तो गेम चेंजर क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स एफएम, मैं ये समझता हूं कि बच्चे बहुत इसमें अच्छे होते हैं और पढ़ते भी है। जीरो लो, फर्स्ट लो, जो कमजोर कड़ी होती है वो भी कराऊंगा मैंने इसमें काफी ज्यादा सीरीज चलाई भी है, क्वेश्चंस भी लाए हूं आपके लिए, बहुत सारी सीरीज है। अगर आप जेईई की तैयारी को देखोगे तो एड अंकल ने पूरा एक सीक्वेंस वे में, एक ऐसे वे में प्रोवाइड करा है ताकि आप जाके उस सीक्वेंस को देख सको। पूरा एक सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, आपकी न्यूमेरिकल सीरीज है, थ्योरेटिकल सीरीज है, वो कंप्लीट सीरीज आपके काम आने वाली है। तो ये एक एड अंकल की पहचान है कि भाई आपको एक कंप्लीट ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड करा है। तो देखिए, आज जो मैं आपको न्यू चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ, क्लास बेशक छोटी है पर नॉलेज कंप्लीट है। अब यार देखिए, अगर मैं आपको 10 घंटे भी एक दिन में पढ़ा दूं तो आप पढ़ नहीं पाओगे ना। तो यार सबसे पहले तो जो ये चैनल आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कंप्लीटली आपका टेलीग्राम चैनल भी, और एज वेल एज आपके जो अदर्स मैंने पढ़ाया आपको उन सभी का भी। तो आप जल्दी से जाके एक बार तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बता दो यार बैचेस चल रहा है, आराम से आके पढ़ लो यार। जितना ज्यादा लाइव पढ़ोगे मुझे लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए लाया क्या हूं। देखो, अगर ये आपको दिख रहे होंगे ना, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। देखिए कितनी स्लाइड है इसमें, पेजेस अगर आप देखोगे बेटा, देखो मैं आपको पेजेस दिखाता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। ये सिर्फ आज की वो है जो मैं आपके 1-2 दिन में क्लासेस में कराने वाला हूं। तो देखिए कंप्लीट पेजेस टाइप है आपकी 85 तक। अगर मैं 2-3 पेजेस को हटा दूं तो 82 क्वेश्चन, देखो नंबर क्वेश्चन लिखे 82 क्वेश्चन। और कल येस्टरडे क्लास में मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो येस्टरडे क्लास है, देखिए ये जो येस्टरडे क्लास थी मींस चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर वो आपका 3 क्लास थी, नंबर 3 क्लास थी, इसमें 21 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। देखिए जो प्रीवियस क्लास थी इससे जस्ट पीछे वाली नंबर 3, ये नंबर 4 क्लास है, नंबर 3 में 21 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और अभी देखिए 81 क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे 82 मुझे भी नहीं पता ये कहां से है, फॉर द क्विक रेस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल, तो ये जीरोथ लॉ में काम आता है। तो जीरोथ लॉ में जब पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे भाई, देखो सब कुछ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए भर भर के लाया हूं मैं, कि अगर कभी कभार क्वेश्चंस भी आ गया, पाथ फंक्शन क्या है, ये सभी फंक्शंस है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं। तो इसी टाइप में अब अगर आप बात करो यार, कितने सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊं। ये अगर आप देखोगे, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट लॉ आएगा, हीट ट्रांसफर आएगा, ये सारी क्वेश्चन चलेंगे ना। तो धीरे धीरे देखो ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फिर ये अभी जीरोथ लॉ चल रहा है, तो क्वेश्चंस आएंगे, एनर्जी इंट्रैक्शन आएगा, हीट एंड वर्क के बारे में आएगा, एंट्रोपी आएगा। तो कंप्लीट एक पैकेज चल रहा है। और आपको दिखा चुका हूं कि कल की क्लास देख लो 21 क्वेश्चन मैंने कराए और आज करा रहा हूं फिर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस की कमी नहीं है। और भी सर यही क्वेश्चंस है, नहीं भाई, ये क्वेश्चंस तो वो है जो मैं क्लास के साथ चला रहा हूं। इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज जो लाऊंगा अलग से, वो एक अलग चीज होगी, कि जिसके अंदर सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन आप डायरेक्टली देखोगे, टिक करते हुए चले जाओगे। ठीक है बेटा, चलो इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जेईई की तैयारी, आप आइए जेईई की तैयारी पे, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल। ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। और ये नहीं कि मैं पढ़ा, आप देखोगे ना फैकल्टी पढ़ा रही है कंप्लीटली भाई। ऐसा ऐसा चल रहा है कि हर एक फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग वीक्स में, कि एफएम आ रहा है, सोम आ रहा है, इस तरीके से फैकल्टीज आएगी। तो यार मैं ये कहता हूं कि ये आपके लिए
ये इतना लकी चांस है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये आपका लकी चांस है, आप डायरेक्टली यहां पे आके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई भी कमेंट है आप नीचे कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं कमेंट बॉक्स में बहुत लेट जाता हूं, 5-5 7-7 मिनट बाद, ताकि आपको पूरा कवर अप करा दो। कमेंट के चक्कर में ज्यादा ना लग के आपके जो जेन्युइन डाउट है उनको बताऊंगा कि ये कंप्लीट किया। आप आइए यहाँ पे, चलो पढ़िए। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन था, द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय। अब ये तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने हैं। अब ये कब करोगे यार? अब कोई न्यू स्टूडेंट है, आप न्यू स्टूडेंट हो और आपके सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आपने क्वेश्चन करा दिया पहले। बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, पहले पढ़ लो, सीख लो चीजों को, फिर बात करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस तो हम करेंगे, कल की क्लास में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जरूरी। तो अब जो चीजें पढ़ रहे हैं वो है आपका जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, अब देखो क्वेश्चन कहां से आगे, ये किसने दिया था? फेराडे ने दिया था। किसने दिया था ये बेटा? फेराडे ने दिया था 1931 में। जीरोथ लॉ किसने दिया था? फेराडे ने। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? जीरोथ लॉ आया कब है? अब ये लॉ क्या होता है भाई? ये जो बन चुकी है, ये ऐसे लॉ है जो बन चुके हैं भाई, ये लॉ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे न्यूटन का लॉ, आप उसको बदल नहीं सकते नियम को, है ना। तो ये लॉ जो बन चुके सिद्धांत है, ये जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ फेराडे ने दिया था 1931 में। तो भाई ये कब आया? ये आया जी आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद। आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद ये जो जीरोथ लॉ है ये बन के आया। जीरोथ लॉ बन के, अगर ये जीरोथ लॉ बन के आया तो यही क्वेश्चन पूछा था भाई किसने दिया। मैं भी बताता हूं, जेई के अभी एक एग्जाम था रिसेंटली, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी गलत एग्जाम बताऊंगा, उसमें ये पूछा हुआ था कि ये लॉ किसने दिया है, और वो एफएम का सब्जेक्ट में से था। एफएम में पढ़ते हो ना, तो पाइप वाला, लैमिनार फ्लो, ये वाला, तो वहीं से ही क्वेश्चन था एक रिसेंटली, अभी एक ही साल हुआ है एग्जाम को, उसमें डायरेक्टली ये पूछा होता है ये लॉ किसने दिया है, प्रोवाइड किया है। तो आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया विद ईयर, तो भाई ये सारी चीज है। तो कब आया ये? आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद आया। अरे कोई डाउट हो तो बता देना, और सीधा कमेंट कर देना कि सर मुझे डाउट है, और कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया जी आपका जीरोथ लॉ की कहानी। तो जीरोथ लॉ ने क्या कहा, सुन लेना बस ध्यान से, कि बोला इन्होंने भाई कि इफ बॉडी ए थर्मल विद बॉडी ए विद थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम with body B and body B in thermal equilibrium with body C separately, then body A and C in thermal equilibrium, ये बोला इन्होंने। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं, देखिए कह रहा है कि बॉडी ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, बट बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी सेपरेटली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन बॉडी ए एंड सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी ए एंड सी भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम होगी। कहना क्या चाह रहा है सर, ये देखिए, ये कहना चाह रहा है भाई, देखिए ये कोई बॉडी बी थी ऐसे रखी हुई है, ये यहां पे बॉडी ए रखी हुई है, और ये बॉडी सी, दिस साइड इज द बॉडी सी। तो ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कर रहा है? बी के साथ। बी किसके साथ कर रहा है? सी। अब देखिए इनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं है, देखो ना, ये देखो ए और बी का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है, बी और सी का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। यही तो सिग्निफिकेंस है जीरोथ लॉ का, कि अगर ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ए और सी भी किसके अंदर है? थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये क्या बताना चाह रहा है? यही तो सीक्वेंस होता है, और कुछ नहीं है सीक्वेंस, इससे अच्छा सीक्वेंस कुछ नहीं है। ये आ गया आपका। अब क्वेश्चंस तो यहाँ पे बहुत बनते हैं। अब एक बच्चा कहते हैं कि क्वेश्चंस क्या बनेंगे? क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, आपके कोई डाउट आएगा जैन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे, जीरोथ लॉ का काम हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट आप बोल सकते हो सर, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन के आ गया। यही इसका सिग्निफिकेंस है। चलो सिग्निफिकेंस भी जान लिया है। अब एक क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन जो बनते हैं, ये तो एक सिंपल सी डेरिवेशन है। कहता है कि थर्मोडायनेमिक, अब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है, बिल्कुल सर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती क्या है?
अब वो जो क्वेश्चन आपको दिखाया था ना, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये कहता है कि प्रॉपर्टीज चेंज विद टेम्परेचर, प्रॉपर्टी चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जो टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उनको बोला गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सर कैसे? एग्जांपल पूछेगा कैसे? मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आपके घर में थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर ले लो, जो ओल्ड वाला, न्यू वाला, डिजिटल वाला नहीं, एनालॉग वाला। मैं फिर बोल रहा हूं, एनालॉग वाला आप रख लीजिए अपने पास, एनालॉग वाला। एनालॉग वाले में क्या करोगे, आपको फीवर है, अब फीवर है, यस, तो आप उसको अपनी जीभ के नीचे या जहां पे भी करते हो लगाते हो। आपने उसको मुंह में रखा, इंसर्ट किया, रखा थोड़ी देर, ठीक है। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आप उसको बाहर निकालोगे, आपने बाहर किया, तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे चेक करता है, उसके अंदर मरकरी है, पारा बोलते हैं गांव में उसको, क्या बोलते हैं जी, जो हिंदी मीडियम बच्चे वो उनको पारा बोलते हैं, मरकरी है ना। तो और उसमें देखोगे आपका टेम्परेचर पता कैसे लगा, देखिए पता कैसे लगा, ये इस तरीके से एक थर्मोमीटर है ना, देखना इस तरीके से एक थर्मोमीटर था ये। आपने ये देखा होगा यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 99, फिर 100 लिखा होगा, है ना, फिर 102, इस तरीके से चलता रहती है गाड़ी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये जो मरकरी होता है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ इंक्रीज। तो मरकरी जिस लेवल पे भी आएगा तो आप वहां पे मेजरमेंट करके कह सकते हो कि भाई फीवर 102 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं थर्मोमीटर की बात करता हूं तो टेम्परेचर के साथ जो प्रॉपर्टी चेंज हुई वो क्या बताइए आपने, सर लेंथ। तो अगर मैं थर्मोमीटर की बात करता हूं बेटा, तो वो क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, लेंथ बन जाएगा। अरे क्या समझ में आई ये बात? अरे हाँ है ना, ये यही है आपका, इसी तरीके से पूछा जाता है। तो थर्मोमीटर में, एनालॉग में आपने क्या मेजर करना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करना, बट प्रॉपर्टी कौन सी चेंज हुई है, लेंथ। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, लेंथ। तो थर्मोमीटर में अगर पूछे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, लेंथ होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। चलिए, एक हो गया आपका रेजिस्टेंस। देखिए अब ये पूछता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाला, कि भाई रेजिस्टेंस में क्या हुआ, टेम्परेचर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने देखा होगा थर्मिस्टर, इसको क्या बोल देते हो आप, थर्मिस्टर बोल देते हो, थर्मिस्टर। क्या बोल देते हो, थर्मिस्टर बोल देते हो, थर्मिस्टर। ये क्या होता है सर, थर्मिस्टर क्या होता है सर, मैं बताता हूं। थर्मिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक में रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये किसके ऊपर काम करता है सर, जो होता है ब्रीज होता है वो व्हीट स्टोन के ऊपर काम करता है, व्हीट स्टोन प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करता है। क्या होता है सर, ये समझ में नहीं आया, आप बताना क्या चाह रहे हो सर, रेजिस्टेंस बता दो, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस हो गई, आप तो बताना चाह रहे हो रेजिस्टेंस में तो व्हीट स्टोन है, ठीक है। तो आप बताना क्या चाह रहे हो सर, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने देखा होगा सर, मैंने यहाँ पे इस तरीके से वायर को कनेक्ट करा, ये बन गया पी, गैल्वेनाइज जी लगा दिया, गैल्वेनाइज, ये बन गया, कुछ भी ले लो, ये क्यू बन गया, अब ये बन गया आर इस तरीके से, और ये बन गया यहाँ पे कुछ एस इस तरीके से। अरे हाँ है ना, ये आपने जोड़ा, ये यहां से इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ये पी क्यू, ये आर हो गया और ये आपका एस हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है आपसे कि भाई थर्मिस्टर प्रॉपर्टी, आपका थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर में कैसे चेंज होएगा। तो देखो आपको ये रेजिस्टेंस मेजर करना है, क्या मेजर करना है, रेजिस्टेंस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी सर, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो देखो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखना है, तो अगर सुन लो भाई, मैं सीधा सिंपल सी बात बता, हाँ बिल्कुल ठीक है जो आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, हाँ ठीक है। अब ये आर है कोई, आपको इसका टेम्परेचर क्या है, ये अगर मैं इसका निकालू, बिल्कुल ठीक है, ये टी है कोई, तो आप इसका टेम्परेचर बताना है, ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, ये अननोन है, टेम्परेचर क्या है बेटा, अननोन है। अब ये टेम्परेचर आपको इसका फाइंड आउट करना है, किसका, इस वाले सर्किट का, आर सर्किट। तो ये आर सर्किट क्या बता रहा है, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज होगा, जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वही इसका क्या बताएगा, टेम्परेचर बता देगा। क्या बताएगा, टेम्परेचर। एक तो ये है, तो कौन से स्टोन का, कौन से ब्रिज का यूज करते हैं, ये आपने, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अगर कोई, अरे आ रही है ना आवाज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, हाँ ठीक करेक्ट, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, ट्रिपल ई, अगर डिप्लोमा का स्टूडेंट है वो ट्रिपल ई का पढ़ता है। तो अगर उसमें ट्रिपल ई पढ़ा होगा उसने, तो व्हीट स्टोन ब्रिज आ, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आपको किसी कंडीशन का क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, फाइंड आउट करना है,
तो वो टेम्परेचर किसकी हेल्प से निकलेगा सर? वो रेजिस्टेंस की हेल्प से निकलेगा। और किसका फाइंड आउट करें? थर्मिस्टर बोलते हैं इसको, थर्मिस्टर इसका एक नाम होता है। तो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। तो जैसे ही रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा तो आप बता सकते हो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आने वाला है। अरे हाँ यार, अरे बोलो ना कुछ। तो हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। तो एक फॉर्मूला बनता है यहां से, देखो R इक्वल टू R नोट। अरे याद करिए 1 प्लस अल्फा टी। अरे ये याद है ये वाला फॉर्मूला? बता देना भाई। प्लस में अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर। तो ये पूरी कंडीशन आपसे एक बार, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत डिफिकल्ट है। ESC आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम सुना होगा ना, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसमें पूछा हुआ था ये फॉर्मूला डायरेक्टली। अब क्या पूछा सर? ये तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस आर नोट क्या है? आर नोट कुछ नहीं है बेटा, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना होगा? ये रेजिस्टेंस आर आ जाएगा। टी टेम्परेचर कोई गिवन होगा, अल्फा कोई सेंसिटिविटी गिवन होगी, तो वो वहां पे कंडीशन दी होगी, आप निकाल सकते हो। बेसिकली क्या है, आपसे निकालने के लिए भी पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि वेट स्टोन ब्रिज में प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस। किसको चेक कर रहे हैं आप? इस टी को चेक कर रहे हो, अननोन को। तो यही आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बनके आ जाती है। तो रेजिस्टेंस, इसमें आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? रेजिस्टेंस। तो किसमें मेजर करते हैं? थर्मिस्टर में। क्या मेजर करते हैं? थर्मिस्टर में। चलिए अब दूसरा वर्ड आता है थर्मोकपल। क्या आता है बेटा? थर्मोकपल आता है। अब थर्मोकपल किस पे काम करता है? यही पूछते हैं, सी बैक इफेक्ट पे। किस पे काम कर रहा है? सी बैक इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर काम कर रहा है? सी बैक इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अरे हाँ ना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें आपने दो डिफरेंट मटेरियल ले लिए। आपने क्या किया? दो डिफरेंट मटेरियल आपने यहां पे लिए। एक मटेरियल लिया हुआ और इनको जंक्शन पे आपने यहां पे क्या किया? मैचअप करा दिया। अब देखिए आपने ये जंक्शन बना दिया, एक ये जंक्शन बना दिया। दोनों जंक्शन पे एक हॉट है एक कोल्ड है, सपोज कर लो ऐसी। थर्मोकपल में आप एसी तो करते हैं, तो दो टेम्परेचर आपने लिए जंक्शन, दो वायर, दो मटेरियल लिए, एक मटेरियल लिए रहा, एक मटेरियल लिए रहा। तो दो डिफरेंट मटेरियल को दो डिफरेंट जंक्शन पे आपने मैच करा दिया। जैसे मैच कराएगा, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, एक तरफ कम है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो ईएमएफ या फिर वोल्टेज। क्या बेटा? आप दूसरे वर्ड में क्या बोल देते हो? वोल्टेज। या तो ईएमएफ बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए वोल्टेज। अरे हाँ यार, वोल्टेज जनरेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर वोल्टेज का आप नाम ले सकते हो कि कैसे। अरे हाँ ना। तो थर्मोकपल में क्या है कि वी हैव टू डिफरेंट मटेरियल एंड जॉइन एट टू डिफरेंट जंक्शन, ठीक है। तो बोथ टेम्परेचर आर डिफरेंट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द ईएमएफ इज जनरेट और वोल्टेज इज जनरेट। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा आपकी? ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी ये। तो दिस वन इज योर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ये पूछ लेता बाई चांस, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा स्टार लगा के कि भाई टेम्परेचर कितने टेम्परेचर तक थर्मोकपल का टेम्परेचर होना चाहिए? तो भाई 1500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ही होता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि थर्मोकपल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर होना जरूरी है। करेक्ट है बेटा? ये आ गया। तो मेजरिंग कर सकते हैं। तो एक वर्ड आता है रोडियम, है ना, मटेरियल का नाम है ना, प्लेटिनम। ये हाई सेंसिटिविटी, मतलब ये मेजरिंग करते हैं हाई टेम्परेचर तक का, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट का या कुछ भी पूछे थर्मोकपल में, तो आप बोल सकते हो प्लेटिनियम और रोडियम, ठीक है। हाँ, आपके डाउट बिल्कुल जेन्युइन है बेटा, जैसा आप बता रहे हो, ठीक है, करेक्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये सीबैक इफेक्ट है। अरे यार स्क्रीन भी लगी है फोन में, क्या है काफी टाइम से फोन में भी देखने की आदत हो जाती है कि भाई क्या चल रहा है। चलिए, एक बच्चे ने कुछ बोला था एक दिन, तो उसके लिए मैं कुछ लिख के लाया था। और काफी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कुछ आज आपने बोला नहीं है, काफी टाइम हो गया, कुछ बता दीजिए। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, मैं कुछ लिख के लाया था कि भाई कि मैं पढ़ाते पढ़ाते लिख देता हूं कभी कभार कि कुछ गहरा सा लिखना था, इश्क से ज्यादा क्या लिखूं। सुनना बड़े ध्यान से। कुछ गहरा सा लिखना था, इश्क से ज्यादा क्या लिखूं। कुछ सदियों से लिखना था, तुम्हारी यादों से ज्यादा क्या लिखूं। कुछ ठहरा सा लिखना था, मतलब ठहर गया है, कुछ ठहरा सा लिखना था, दर्द से ज्यादा क्या लिखूं। कहते हैं कि दर्द बहुत टाइम से ठहरा हुआ था। कुछ अपना सा लिखना था,
तेरे सपनों से ज्यादा क्या लिखूं, कुछ एहसास सा लिखना था, तेरी मुस्कान से ज्यादा क्या लिखूं, कुछ समंदर सा लिखना था, तेरे आंसुओं से ज्यादा क्या लिखूं, कुछ खूबसूरत सा लिखना था, तेरी आंखों से ज्यादा क्या लिखूं, अब जिंदगी लिखनी है, अब जिंदगी लिखनी है, तुमसे ज्यादा क्या लिखूं। तो भाई मैंने तुमको इतना पढ़ लिया है, तो तुमसे ज्यादा तो कुछ लिख ही नहीं सकते ना। अरे हाँ है ना, बोलो ना कुछ। तो भाई ये हो गया। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए आगे चलते हैं बेटा। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं जी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तीसरा कहता है कि जी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए अगर आप इस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की हम लोग बात करते हैं। अब थर्मोमीटर आ गया जी फिर से, है ना। तो अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप, मैं सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं, हो सकता है मेरे बच्चों ने ये कंडीशन कभी पढ़ी ना हो, या कभी पढ़ी होगी तो याद रखना पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है ना। अब देखो पीवी इक्वल टू एम, आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात कर रहा हूं बेटा, ये याद रखना आइडियल गैस की कंडीशन है। तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्ट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किसके हेल्प से मेजर, टेम्परेचर किसके हेल्प से मेजरमेंट हो रहा है, प्रेशर। तो बेटा आप लिख सकते हो यहां पे कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये किस पे बेस करिए, प्रेशर। तो यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है, गैस थर्मोमीटर की बात की जाए तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में देखो प्रेशर क्या हो गया, यहां पे कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया जी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपकी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आपको अगर ये मेजरमेंट करना है तो इस तरीके से मेजरमेंट करते हो, तो उल्टा हो रहा है ना। तो देखो अगर वॉल्यूम है कांस्टेंट तो प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर प्रेशर है कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। पर मेजरमेंट किसको करना है, टेम्परेचर को करना है। किसको मेजरमेंट करना है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, टेम्परेचर स्केल। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले याद रखना रैंडमली होता है, ये आर्बिट्री होता है, इट इज आर्बिट्री, इट इज आर्बिट्री, आर्बिट्री, ठीक है, दैट इज रैंडमली, रैंडमली होता है। कैसे कहना चाह रहा है सर ये आर्बिट्री, क्या कह रहा है टेम्परेचर स्केल के बारे में। देखो आपको भी मालूम है, सपोज करो, देखो अगर आपसे कभी पूछे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, अगर आप पूछे 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं तो बेटा ये याद रखना कि अगर मुझे केल्विन में फाइंड आउट करना है, पहली चीज टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। कोई बच्चा ये लिख देता डिग्री केल्विन, नहीं, डिग्री हट चुकी है, डिग्री बहुत पहले हट चुकी है, अब सिर्फ केल्विन है। तो ये होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में, अगर मैं बिल्कुल करेक्ट लिख रहा हूं तो बताना, पॉइंट क्या बेटा, 0.15। अगर आप ये देखो तो ये बन के आ जाता है, अरे हाँ है ना। तो पहली कंडीशन ये है कि केल्विन ये इतना। तो भाई ये कहना क्या चाह रहे हो सर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, देखो ये मैं देखो ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो, देखो यही तो लिखते हो आप लोग, अरे हाँ है ना, बोलो ना सर ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273.15 केल्विन। अरे हाँ, तो डिग्री सेल्सियस के सामने ही, अरे बोलो ना कुछ भी। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं वाटर के। तो वाटर के में 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट है, और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, यहां पे फ्रीजिंग हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे आपका वाटर क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। अगर ये आइस के उसमें क्या होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। दूसरे पॉइंट में क्या कह सकते हो इसको, अगर अपोजिट आ रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, अगर इधर से आ रहे हो, ठीक है। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो जाएगा ये, तो अगर मैं तो इस तरफ ही चल रहा हूं भाई, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा आपका, फ्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आपको 100 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 100 को, तो ये बन जाएगा 373.15 केल्विन। तो याद रखना हम लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 0.15 नहीं लेते, 0.15 नहीं लेते, तभी हम लोग सोचते 273 को ऐड कर देते हैं 273 को, जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से रखना। और यहाँ पे जो बीच में भी आ गया है तो
तो आप ये, तो दिस इज योर आर्बिट्री सिस्टम, करेक्ट है। तो ये आपका एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन, अगर आपसे पूछे भाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वोटर बताइए, क्या कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे? यहाँ पे कुछ नहीं पूछता, ये सबसे ज्यादा पूछता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वोटर बताइए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वोटर एक बार बता दो। तो वो होता है बेटा 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो आप 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रख लेना, बच्चा भूल जाता है, कहते हैं कि केल्विन में बताइए, तो केल्विन में क्या हो गया भाई 0.01 प्लस में 273.15। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 273.16 केल्विन होता है, किसका? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इन द केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ये होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है एग्जामिनर? सीधा जेई के कॉन्सेप्ट में, एसएससी जेई की कॉन्सेप्ट में आपको इस तरीके से कर देगा। फिर आप ढूंढ देना सर क्या करें, सर क्या करें, अरे सर क्या कर लेंगे, ऐसे तो करना पड़ता है, ठीक है। चलो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए एक हेडिंग यहां पे लिखिए कि अगर बाई चांस फ़ारेनहाइट में पूछ ले, तो अगर कभी भी आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करने का? कि सर फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है फाइंड आउट करने के लिए। क्या करोगे? फाइंड आउट करने के लिए। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि यहां से बताओ कि भाई डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट कब होगा? ये पूछ रहा था व्हेन होगा, किस टेम्परेचर लिमिट पे होगा। जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले और ये, अरे बात समझ में आ रही है? तो याद रख लेना भाई, अगर कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो चुपचाप सुन लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो वो एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मैंने बताया मल्टीप्लाई बाई 5/9। अरे हाँ है ना सर, हुआ कैसे? क्या कह रहे हो सर, हुआ कैसे? आप बताइए ना हुआ कैसे। अरे आप तो जानते हो रे, क्या आर्बिट्री बताया, तो आप मेजरमेंट करोगे तो फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट कर लो। यहां पे देखो, ये आप बताओगे इस तरीके से तो मेजरमेंट करता है कोई। आपको यहां पे ले लिया डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे लिख लो डिग्री फ़ारेनहाइट, करेक्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस आप यहां पे लिख लो, ये तो डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अपोजिट में कितना है सर? 32 डिग्री है सपोज करो। अरे हाँ है ना, इधर लिख लो सर 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इधर, चलो मान के चलो मैंने 212 लिख दिया, सपोज करो, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। 212 की 232, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसलिए तो बोलता हूं। अब बच्चा कहता है कि सर करके बताओ, देखो क्या करना है, ये डिग्री सेल्सियस में निकालना है। बच्चे ने कहा कि हाँ सर मुझे निकालना है, तो बताओ जी। अब डिग्री सेल्सियस तो ये हो गया, माइनस में ये कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, करेक्ट है। डिवाइड बाई ये कितना हो गया बेटा? 100 माइनस 0 हो गया। अरे हाँ है ना, इक्वल टू, अरे बता दूं, उन्होंने कहा बताओ, तो मैंने कहा कि एफ डी, ये ना माइनस में कितना 32 है, और डिवाइड बाई, अगर मैं ये 212 में से 32 को घटाऊं, ये बन गया 212 माइनस 32 हो गया, ठीक है। तो ये बन के आ गया, ठीक है जी। तो 0 डिग्री तो हट गया, 0 डिग्री, ये तो सेल्सियस, अरे ये 0 डिग्री नहीं है गधो, ये 0 डिग्री नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है, ऐसे डिग्री सेल्सियस। डिवाइड बाई 100 माइनस एफ बाई 32 डिवाइड बाई, ये कितना बच गया बेटा? 180 बच गया ना, ये बच गया 180। अरे हाँ है ना, देखो 180 बच गया ना। तो अब देखो यहां से कट कर लो, तो वो है ना 200 रट के चले जाता है सर, 232, अरे रोटना थोड़ी है, कई ने बोला सर 232, 212 होता है, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है ना, तो एफ ये हो गया, तो 1 0 से ये कट गया, 5 से ये हो गया और 9 से ये हो गया। अब आप सोल्व करो, क्या यही नहीं मिलेगा? क्या देख लो, यही मिल गया, तो यही कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये डायरेक्टली आपको ये नहीं कि रटना है, बस आपको समझना है कि डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अब ये पूछ लेता है कि ये दोनों कब इक्विवेलेंट होंगे। अब कॉन्सेप्ट में देखो कि इसने क्या बोला, क्या चालाकी की कि ये बताइए कि ऐसा टेम्परेचर बताइए जहां पे ये वैल्यू इक्वल आ जाए। अब बच्चा तो फंस गया, तो बच्चे ने बहुत सोल्व किया, तो ये कब इक्वल होगा? सपोज करो कि मैं फ़ारेनहाइट की जो टेम्परेचर है वो -40 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? -40। तो देखो अगर मैं यहां पे सोल्व करूं तो -40 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 9, सपोज करो ये मैं कर देता हूं। तो अगर आप देखो, ये देखो ध्यान से सुनना, अगर आप इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा?
72 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, और मैं इसको कट करूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाई 5 -40 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना माइनस ये फाइनाइट इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों की दोनों इक्वेशन होती है। तो पूछ लेता कौन से टेम्परेचर, तो एक प्लस 40 होता है माइनस, देखो मैंने माइनस पे निकाला है, पहले ही टिक किया कर दिया मैंने -40 डिग्री। तो मे होप ये अंदाजा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अरे हाँ है ना, तो यही वाला कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से आपको करना है। अगर आप इतना कर लोगे तो और सारी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा तो ये बन के आ जाता है। केल्विन में भी, अब तो रैंकाइन में भी पूछता है, रैंकाइन में भी पूछता है, तो टेम्परेचर में वो भी पूछता है, बताऊंगा ना वो सारी चीजें, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ऐसी सभी चीजें अपकमिंग क्लास में आपकी चलेगी, परसों आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी, उसके लिए भी तो छोड़ना चाहिए ना कुछ। तो ये बन गया आपका। चलिए, तो अगर आपसे कभी भी पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जो आपसे आजकल पूछा जा रहा है ये भी पूछा जाता है। करेक्ट बच्चे? एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं आप लोगों के, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। चलिए ठीक है, चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और देखिए, अब एक कंडीशन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों की, आपने आइडियल गैस कंडीशन अगर पूछे, मेटेरियल देखिए, अगर पूछे आइडियल गैस थर्मोमीटर, अगर कभी भी पूछ ले आपसे एक, है ना, तो आपको याद रखना कि वो कंस्ट्रक्शन जो मेटेरियल की कंस्ट्रक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। होमवर्क, होमवर्क लिख लो आप, जो आइडियल गैस, आइडियल, आप एक होमवर्क लिखिए प्लीज, ये आइडियल गैस, क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क मुझे अच्छा लगता है देना। होमवर्क क्या है कि जो आइडियल गैस है, पहला क्वेश्चन, आइडियल गैस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इज डिपेंड, थर्मोमीटर इज डिपेंड ऑन, या फिर इंडिपेंडेंट ऑन, इंडिपेंडेंट ऑन मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंस्ट्रक्शन है ना, मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर। तो मटेरियल कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये काम करता है कि नहीं, मटेरियल कंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा सा देखो आप, अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो यार, इसलिए तो होमवर्क देता हूं। अगर आपने देखा हो कोई होमवर्क नहीं देता, बस हो गया क्वेश्चन ठीक है, अरे कुछ होमवर्क तो ले लो, ताकि आपको ये तो पता रहे कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों ने कुछ तैयार किया कि कल जाके नहीं। तो आइडियल गैस थर्मोमीटर इज डिपेंड या इंडिपेंडेंट, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। तो दिस वन इज अ होमवर्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आप मुझे बताओगे रैंकाइन स्केल के बारे में। रैंकाइन स्केल में क्या ऐड करें, अगर मुझे टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या क्या करूं, तो मुझे वो आप लोग बताओ। गूगल में सर्च मत करना भाई, वो निकल जाएगा, आपको ये अच्छे से एक तरीके से बताना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए, अभी आपको पढ़ाया मैंने पीवी इक्वल टू एमआरटी, है ना बेटा? बिल्कुल सर। अभी आपने देखो, सपोज करो अगर मैं यहां से बोलूं सर कुछ चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा कि क्या चेंज करें। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम को थोड़ा सा कांस्टेंट ले लेते हैं तो अगर आप देखो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। अरे हाँ है ना, तो अगर आप ये देखो तो इधर ये तो कांस्टेंट है, पी ये हो गया। तो अगर मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूं, उन्होंने कहा कि क्या तरीका हो सकता है, तो मैंने उनको एक बात बोली कि सर एक काम करते हैं। वे कहने लगे सर क्या काम करें, तो सुनना बड़े ध्यान से कि क्या काम करें। तो मैं एक काम करता हूं कि सर ये कंडीशन तो होगी, अगर मैं इसको ट्रिपल पॉइंट के लाइन में लिखता हूं, किसके लिए? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के उसके लिखता हूं, तो P फॉर ट्रिपल पॉइंट है ना, तो टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा। तो अगर ध्यान से सुनो ना भाई जो चीजें बता रहा हूं, तो अगर मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 2 को मैंने क्या किया, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे क्या मिला आपको कि भाई T बाई टीपी ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू P बाई पीटीवी, है ना। आप इसको ऐसे लिख लो, कांस्टेंट तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है तो ये बन जाएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई P बाई पीटीवी बन जाएगा। अरे है ना, प्रेशर है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई, अब ये P तो है सिंपल सा, तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर आप ये देखोगे, मैंने प्रीवियसली आपको बताया ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना, इतना है। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि T इक्वल टू 200
73, 273, क्या कह रहा है बेटा ये 273 के बारे में बात कर रहा है, 273। अरे ये क्या हो गया, चल नहीं रहा है, 273, 270, हाँ, T इक्वल टू 273.16 P बाई P ट्रिपल पॉइंट, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाता है। देख लो, बताओ टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर, ऐसे निकालना है। तो कब, जब आपकी वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर पीवी इक्वल टू एम आर टी में मेरे भाई, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान लेता हूं तो एक वी, ये टी के हो गया बिल्कुल ना। तो अगर मैं यहां पे ले लूं ट्रिपल पॉइंट वाला, तो ये भी बन जाएगा ट्रिपल पॉइंट वाला। अरे हाँ है ना। तो अगर आपसे टी फाइंड आउट करने के लिए पूछे तो टी ट्रिपल पॉइंट इंटू वी अपॉन में वी ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा, वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो टी कितना हो जाएगा बेटा, 273.16 इंटू वी बाई वी टीपी बन के तैयार हो जाएगा। दैट्स द सॉल्यूशन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। तो ये तो होमवर्क है, ये तो आपको कंप्लीटली लिखा हुआ है, लिख देता हूं बड़े में, कल फिर मुझे फंसाओगे होमवर्क। तो ये आपका एक कंप्लीट बन गया होमवर्क। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, बनता था, बनता रहेगा। अरे हाँ, समझ में आई ना बातें। तो भाई ये देख लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये प्रीवियसली कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, -40 डिग्री। अब पूछ लेते कि डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर पूछे वाटर की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे, 4 डिग्री मैक्सिमम डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्स, कैसे होगी अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। तो डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी कब होगी, डेंसिटी मैक्सिमम वाटर की केस की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी। अरे हाँ है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये एक एक क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो बेटा, ये सभी क्वेश्चंस है, एक से बढ़ के एक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी धीरे धीरे। टेम्परेचर मेजरमेंट देखो लिखा हुआ, द लॉ विच प्रोवाइड द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। तो अभी तो बताया थर्मल इक्विलिब्रियम, तो वर्ड याद करिए थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन के आ गया। तो अपकमिंग क्लासेस में फर्स्ट लॉ भी होगा, सेकंड लॉ भी होगा, ये भी होगा। प्रेशर एक्सर्टी भाई, ये तो क्लोज सिस्टम है, किसका फंक्शन है तो ये भी पता लगेगा आपको। पेयर, हीट और एनर्जी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो और भी बताऊंगा सारी चीजें। मेटेलिक स्ट्रिप देखो लिखा हुआ ना, एक एक चीज, एक एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा। अब यही आपके क्वेश्चन है, होमवर्क सारे, ये अगर आप करोगे तो आपको फिर मैं कराऊंगा। देखो, बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल बेंड ड्यूरिंग अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है भाई। अब ये लॉजिक तो लगाने पड़ेंगे ना, हमने जो लॉजिक पढ़ाया आपको, ठीक है। गेज प्रेशर ये आपका है। इरिवर्सिबल प्रोसेस किस टाइप का है, ये सारी क्वेश्चन है आपके। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये मैंने आपको एक बताया था, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। देखो, तो सभी क्वेश्चंस को देखो आप लोग, न्यूमेरिकल्स भी है। अब देखो फर्स्ट लो, सेकंड लो, सारी चीजें। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा यार, पहले मुझे पढ़ाने तो दो। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा इनमें से, तो ये सभी चीजें, 5 मीटर क्यूब, टी रेफर किसको करता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो इससे पहले आपको ये सारी चीजें मालूम है तो आप लोग क्या करिए, पहले हमारा चैनल जेईई की तैयारी, टेलीग्राम चैनल और एज वेल एज यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। तो आपको जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएंगे सारे A to Z। तो देखो इस टाइप के मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं यार, कितने भर भर के क्वेश्चन लाया हूं। कोई ये नहीं कहेगा आपको आगे के सर इतने खराब क्वेश्चन है, अरे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप अगर ये देखोगे क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखो, ये रहा कि भाई ये बताओ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहां पे होगा, बताइए भाई इस टेम्परेचर में। तो ये डायग्राम बताइए, तो ये कब है, जब आप लोग पढ़ोगे। तो ये PVN, इसको PV की पावर n है, ये n लिखना, PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ये कब होगा, तो ये नेक्स्ट क्लास में, जो कल की क्लास होगी उसमें ये सारी चीजें होगी। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। तो भाई एक से बढ़ के एक क्वेश्चन जब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता यार कुछ पढ़ाने में कमी रह जाएगी। और जब पढ़ाने में कमी नहीं रहेगी तो यार फिर तो बात बननी है, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। अगर और कोई डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिखाई चुका हूं। और ये सारे मैं आपसे मिलता हूं 3 PM पे। तो 3 PM पे तो आप लोग रेडी रहिए, जितना हो सकता है आगे बढ़िए, मैं आपके साथ। तो आज की क्लास यहीं ओवर कर लेते हैं।
तो जैसे भी होगा आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। तो चैनल नेम इज जेईई की तैयारी। और हाँ, अगर कोई पर्सनली डाउट है वो भी पूछ ले, कॉल कर लो। अगर कोई ये कहे कि जी सर मुझे तो बात करनी है सर से, तो डायरेक्टली आप जो ये नंबर है नीचे गिवन, इस पे जाके डायरेक्टली आप बता दीजिएगा, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो मुझे लगता है कोई तो डाउट है ही नहीं अब। ठीक है, चलिए, बच्चों को कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अब तो डाउट क्लियर हो गए सभी के। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। हाँ, सर सिविल की क्लास कब से स्टार्ट होगी? सिविल की क्लास स्टार्ट होने वाली है, वेट करिए। और मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सिविल वाले जो बच्चे पूछे, तरुण कुमार, सिविल आपकी मंडे से हो जाएगी, ठीक है, मंडे से हो जाएगी। चलो, सिविल की मंडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस आपकी, है ना। ऑलरेडी वैसे पहले उस पर लेक्चर्स है, आप तब तक उन लेक्चर्स को देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। अभी तो सर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ड्यू टू ये जो अभी रेनिंग मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है। तो मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सिविल की, आराम से, तब तक आप वेट करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैकेनिकल वालों भी, और आप पढ़ लेना, जो बच्चे कॉलेज गोइंग है वो भी पढ़ लेना, जैसे होगा जल्दी से बताइएगा। चलिए, बाय बाय।